हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में कुल 30 प्रश्न बाल विकास से रिलेटेड है, जो कि दोस्तों आपके सामने लाया गया है। जो कि दोस्तों इन प्रश्नों में से आपके एग्जाम में दोस्तों 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और 30 नंबर का प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो को मिस न करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे आप जरूर से जरूर दोस्तों क्लास को 7 बजे ज्वाइन कर ले, बाल विकास का क्लास, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत समीपस्थ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है दोस्तों, डॉट 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 क्षेत्र का निर्माण करती है। बताइए दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा? एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत समीपस्थ डॉट 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 क्षेत्र का निर्माण करती है। बताइए दोस्तों किस क्षेत्र का निर्माण करती है? ए में दे दिया है भ्रम क्षेत्र का, बी में दोस्तों अंतर का, सी में है विरूपण का, डी में दोस्तों विकास का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए डॉट डॉट के जगह पे इनमें से हमारा क्या होगा? अगर आपको किसी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करे बताने में। तो हमारा इनमें से सही उत्तर क्या होगा? एक शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत समीपस्थ विकास क्षेत्र का निर्माण करती है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, विकास क्षेत्र। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाना चाहिए? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाना चाहिए दोस्तों? ए में दे दिया है आधुनिक तकनीक के माध्यम से, या फिर बी में दोस्तों राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार, क्या है दोस्तों हमारा बी में राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार, सी में है सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल के माध्यम से, या फिर दोस्तों डी में है इसका प्रसार के माध्यम से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाना चाहिए दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। पारंपरिक ज्ञान का उपयोग सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के तालमेल के माध्यम से किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसान भी है दोस्तों। ए में दे दिया है बुद्धि पर निर्भर करता है, या फिर माता पिता के रवैये पर, या फिर दोस्तों सी में है सहकर्मी रवैया, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों? सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? सीखना बुद्धि पर निर्भर करता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। विकलांग बच्चों को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए क्योंकि? बताइए दोस्तों, विकलांग बच्चों को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए क्योंकि वे असुरक्षित हैं, या फिर बी में दोस्तों उन्हें शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है, या फिर दोस्तों सी में है वे गरीब है इसलिए, या फिर डी में है यह एक बुनियादी संवैधिक अधिकार है। संवैधिक अधिकार है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। विकलांग बच्चों को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए क्योंकि, बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? विकलांग बच्चों को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए क्योंकि यह एक बुनियादी संवैधिक अधिकार है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको उत्तर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक
शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है दोस्तों। बताइए निम्न में से क्या होगा इसका उत्तर। ए में दे दिया है दोस्तों हमारा कक्षा में अनुशासन बनाए रखे। बी में है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य कराए। सी में दोस्तों परीक्षा के लिए अच्छे प्रश्न पत्र तैयार करे। डी में है शिक्षण को आनंदमय बनाए। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है दोस्तों, तो बताइए क्या है होगा इनमें से हमारा इसका उत्तर। तो हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर है, शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है दोस्तों शिक्षण को आनंदमय बनाए। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण को आनंदमय बनाए। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। प्रभावी शिक्षण सबसे अधिक निर्भर करता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रभावी शिक्षण सबसे अधिक निर्भर करता है। बताइए दोस्तों किस पर निर्भर करता है। ए में दे दिया है प्रभावी शिक्षक, बी में दोस्तों शिक्षण पद्धति, या फिर सी में दोस्तों विद्यार्थियों की रुचि एवं उनकी सहभागिता पर निर्भर करता है, या फिर डी में दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग पर निर्भर करता है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रभावी शिक्षण सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा इनमें से हमारा इसका उत्तर। प्रभावी शिक्षण में सबसे अधिक दोस्तों विद्यार्थियों की रुचि एवं उनकी सहभागिता पर निर्भर करता है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है, तो विद्यार्थियों की रुचि एवं उनकी सहभागिता पर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे अधिक पसंद आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे अधिक पसंद आता है दोस्तों, निम्न में से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया है उनकी समय की पाबंदी, या फिर दोस्तों बी में है उसकी निष्पक्षता, या फिर दोस्तों सी में है अनुशासन के प्रति उनका प्रेम, डी में उसका प्रभुत्व। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षक का कौन सा गुण दोस्तों निम्न में से छात्रों को सबसे अधिक पसंद आता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है उसकी निष्पक्षता दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, उसकी निष्पक्षता। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे इसी तरह। तो हमारा अगला प्रश्न है पाठ्य सहगामी गतिविधियां है। बताइए दोस्तों निम्न में से पाठ्य सहगामी गतिविधियां क्या है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है विद्यार्थियों के विकास को सुगम बनाना, या फिर दोस्तों बी में है एक प्रगतिशील विद्यालय प्रदान करे, सी में है विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने से रोके, या फिर डी में है समुदाय की मांगों को पूरा करे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पाठ्य सहगामी गतिविधियां निम्न में से क्या है दोस्तों, तो विद्यार्थियों के विकास को सुगम बनाना, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया है। ए में दे दिया दोस्तों नामांकन बढ़ाए, या फिर दोस्तों बी में है समुदाय को शामिल करे, या फिर सी में है शिक्षकों को शामिल करे, डी में दोस्तों बेरोजगारी को दूर करे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया था दोस्तों, बताइए। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, तो नामांकन बढ़ाएं दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। नामांकन बढ़ाएं ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक विषय के रूप में शैक्षिक विज्ञान का क्या तात्पर्य है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक विषय के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य है, निम्न में से बताइए दोस्तों। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया दोस्तों शैक्षणिक ज्ञान का, या फिर दोस्तों बी में है मनोविज्ञान पर लागू शिक्षा का ज्ञान, सी में है मनोविज्ञान के ज्ञान का शिक्षा में एकीकरण, या फिर डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक विषय के रूप में
शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो मनोविज्ञान के ज्ञान का शिक्षा में एकीकरण दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा डॉट डॉट होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा डॉट डॉट है। डॉट 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 ने शिक्षा में मानवीय संबंध दृष्टिकोण की वकालत की। बताइए दोस्तों, किसने शिक्षा में मानवीय संबंध दृष्टिकोण की वकालत की? तो डॉट डॉट के जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ए में दे दिया है एल्टन मेयो, या फिर दोस्तों बी में है हेनरी फेओल, या फिर दोस्तों सी में है टेलर, डी में है डेविस। तो बताइए डॉट डॉट के जगह पे हमारा क्या होगा? डॉट डॉट के जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा दोस्तों? एल्टन मेयो दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। एल्टन मेयो ने शिक्षा में मानवीय संबंध दृष्टिकोण की वकालत की। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डॉट डॉट के जगह पे। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? हमारा प्रश्न क्या दोस्तों? मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ए में दे दिया है अल्फ्रेड एडलर के द्वारा, या फिर दोस्तों बी में है कार्ल जंग के द्वारा, सी में है आइंस्टीन के द्वारा, डी में दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए किसके अनुसार या किसके द्वारा मनोविश्लेषण किया जाता है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दोस्तों किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि मनोविश्लेषण वाद का जनक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है दोस्तों? तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? ए में दे दिया है ओटावे, बी में है जॉन डेवी, या फिर दोस्तों सी में है जॉनसन, डी में दोस्तों डुरखीम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन ओटावे। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ओटावे ने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, और जिन जिन प्रश्नों को आपको अगर उत्तर पता हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर न करें। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक प्रयोग के लिए समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे सामाजिक प्रयोग के लिए समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है? ए में दे दिया दोस्तों स्कूल, या फिर दोस्तों बी में है परिवार को, या फिर सी में दोस्तों मास मीडिया, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक प्रयोग के लिए समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन स्कूल। स्कूल हमारा इसका उत्तर है दोस्तों। स्कूल को सामाजिक प्रयोग के लिए समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है, अर्थात ये ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस छात्र को अपने शिक्षकों के ध्यान की आवश्यकता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस छात्र को अपने शिक्षकों के ध्यान की आवश्यकता है दोस्तों? ए में दे दिया है बुद्धिमान, बी में दोस्तों अंतर्मुखी छात्र को, या फिर सी में है धीमी गति से सीखने वाले बालकों या छात्रों के लिए, या फिर डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ये सभी हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम की नींव रखता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम की नींव रखता है? और जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इनमें से क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम की नींव रखता है? ए में दे दिया दोस्तों सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं और सरकार, बी में दोस्तों
शिक्षा के मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक आधार। सी में दोस्तों दर्शन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, या फिर डी में है अध्ययन सामग्री और सामाजिक आवश्यकताएं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक बार फिर से दोस्तों क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम की नींव रखता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका उत्तर दोस्तों सी ऑप्शन दर्शन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान पाठ्यक्रम की नींव रखता है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अत्यधिक प्रकृतिवादी था। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अत्यधिक प्रकृतिवादी था। ए में दे दिया दोस्तों जे कृष्णमूर्ति, बी में दोस्तों श्री अरबिंदो, या फिर सी में है रविंद्रनाथ टैगोर, डी में दोस्तों स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से दोस्तों कौन सा आधुनिक भारतीय है जो शिक्षा शास्त्री अत्यधिक प्रकृतिवादी था दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अत्यधिक प्रकृतिवादी थे। तो हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे इसी तरह। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पेडागॉजी ऑफ द ऑपरेटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेडागॉजी ऑफ द ऑपरेटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है। ए में दे दिया दोस्तों पॉलो फेयर, या फिर बी में है जे हलक, या फिर दोस्तों सी में है जे डेलर्स, या फिर दोस्तों डी में है एन बेनेट। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए किसके द्वारा पेडागॉजी ऑफ द ऑपरेटेड पुस्तक लिखी गई है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पॉलो फेयर दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। पॉलो फेयर द्वारा दोस्तों पेडागॉजी ऑफ द ऑपरेटेड पुस्तक लिखी गई है। तो हमारा ये ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन शामिल नहीं है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन शामिल नहीं है दोस्तों। ए में दे दिया है वित्तीय संसाधन, बी में दोस्तों मानव संसाधन, या फिर सी में है भौतिक संसाधन, डी में दोस्तों जल संसाधन। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो बिल्कुल देर न करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने में। तो हमारा प्रश्न है शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन शामिल नहीं है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन जल संसाधन। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा में जल संसाधन शामिल नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब की गई थी संसद, बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है 1993 में, या फिर दोस्तों बी में है 1995 में, सी में है 1996 में, या फिर डी में है 1997 में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, बताइए। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 1995 में, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा के संबंध में शिक्षकों की राय जानने के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा, बताइए दोस्तों। उच्च माध्यमिक शिक्षा के संबंध में शिक्षकों की राय जानने के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा दोस्तों। ए में दे दिया है प्रश्नावली, बी में दोस्तों साक्षात्कार, या फिर सी में है अवलोकन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रश्नावली, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा के संबंध में शिक्षकों की राय जानने के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण करने के लिए प्रश्नावली
उपकरण सबसे उपयुक्त होगा दोस्तों? ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। शिक्षा में दर्शन शास्त्र का कौन सा स्कूल डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के साथ समानता का दावा करेगा? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? शिक्षा में दर्शन शास्त्र का कौन सा स्कूल डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के साथ समानता का दावा करेगा? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ए में दे दिया है व्यवहारिकता, बी में दोस्तों आदर्शवाद, सी में है प्रकृतिवाद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शिक्षा में दर्शन शास्त्र का कौन सा स्कूल डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के साथ समानता का दावा करेगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है प्रकृतिवाद, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है अनुच्छेद 45, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 42, सी में अनुच्छेद 21 का ए में, या फिर डी में अनुच्छेद 51 के बी में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर न करें। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। प्रारंभिक, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है दोस्तों? ए में दे दिया है पिछड़े वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा, या फिर बी में दोस्तों सभी बालिकाओं को शिक्षा, सी में है सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, या फिर डी में है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक करण का दोस्तों क्या अर्थ है इनमें से? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर गठित की जाने वाली पहली समिति थी? बताइए दोस्तों क्या थी? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर गठित की जाने वाली पहली समिति में से कौन थी दोस्तों? ए में दे दिया है राधा कृष्ण आयोग, या फिर बी में है मुदलियार आयोग, सी में है दोस्तों कोठारी आयोग, या फिर डी में है दुर्गाबाई देशमुख समिति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर गठित की जाने वाली पहली समिति कौन थी दोस्तों इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन दुर्गाबाई देशमुख समिति। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख समिति। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। श्रवण बाधित विद्यार्थियों की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों। भाषा प्रशिक्षण का, या फिर दोस्तों बी में है श्रवण प्रशिक्षण, सी में है दोस्तों भाषण प्रशिक्षण, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। श्रवण बाधित विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है श्रवण बाधित विद्यार्थियों की आवश्यकता है। इनमें से क्या है दोस्तों? भाषा प्रशिक्षण का भी, बी में दोस्तों श्रवण प्रशिक्षण का भी, भाषण प्रशिक्षण का भी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा की एजेंसी के रूप में स्कूल से संबंधित नहीं है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा की एजेंसी के रूप में
स्कूल से संबंधित नहीं है दोस्तों। ए में दे दिया है ज्ञान, मूल्य और रीति रिवाजों आदि का संरक्षण करना, या फिर दोस्तों बी में है धार्मिक समस्याओं का निश्चित समाधान देना, या फिर सी में है सामाजिक विकास के उपाय एवं साधन सुझाना, या फिर दोस्तों डी में है बच्चों की उनकी भविष्य की भूमिका निभाने के लिए सामाजिक बनाना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा की एजेंसी के रूप में स्कूल से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों धार्मिक समस्याओं का निश्चित समाधान देना दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। धार्मिक समस्याओं का निश्चित समाधान देना यह कार्य दोस्तों शिक्षा की एजेंसी के रूप में स्कूल से संबंधित नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मीन एनसीटीई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मीन्स एनसीटीई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4, बी में दे दिया है 5, सी में दोस्तों 6, या फिर डी में है 8। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मीन्स एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 4 है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। यदि बच्चों में अंतः वैयक्तिक संबंधों की पूर्ण स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह, बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है उन्हें खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे, बी में दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे, या फिर सी में है वाद विवाद का पर्याप्त अवसर दे, डी में दोस्तों उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि बच्चों में अंतः वैयक्तिक संबंधों की पूर्ण स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह, बताइए दोस्तों एक शिक्षक को क्या चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की और प्रेरित करे, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। यदि बच्चों में अंतः वैयक्तिक संबंधों की पूर्ण स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक का अध्ययन करे तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। ए में दे दिया दोस्तों महात्मा गांधी जी ने, बी में दोस्तों टैगोर ने, सी में है अरविंदो ने, या फिर डी में है विवेकानंद ने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, विवेकानंद दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। विवेकानंद ने शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जिन जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको उत्तर आ रहा है या आता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर न करें। और यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।